नमस्कार, मैं हूँ राजश्री आपके साथ और बहुत खुशियों के साथ हम 2023 का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अदालत के फैसलों के नज़रिए से 2022 काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, इसमें कोई शक नहीं। इस साल देश की सर्वोच्च अदालत ने कई बड़े फैसले सुनाए। इनमें से कुछ फैसले मिसाल बने और कुछ फैसले ऐतिहासिक रहे। कई फैसलों ने लंबे वक्त से चले आ रहे विवाद को भी खत्म किया। इस दौरान ईडब्ल्यूएस आरक्षण, वन रैंक वन पेंशन, गर्भपात का अधिकार, अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग, राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई और बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई जैसे फैसलों ने अलग तरीके से अपनी छाप छोड़ी या बहस के मसले उठा दिए। इस साल 2 प्रधान न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण समारोह ने भी लोगों का ध्यान खींचा। जस्टिस ललित के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कमान संभाली और न्यायपालिका को नई दिशा देने में लग गए। इस साल अगर संवैधानिक बेंचों का गठन हुआ तो रजिस्ट्री के कामकाज को भी सुचारू करने की पहल की गई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बतौर सीजीआई न्याय की पहुंच को बढ़ाने में अहम पहल की और जमानत राज में ढिलाई का संदेश निचली अदालतों तक पहुंचाया। कई अहम केसों में बेल दिए गए। आज हम 2022 में अदालतों के अहम फैसलों को पेश करेंगे। पेश है कोर्ट्स राउंडअप 2022। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि किसी हिंदू व्यक्ति की बगैर वसीयत किए मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्वअर्जित और अन्य संपत्तियों में उसकी बेटियों को हक मिलेगा। बेटियों को पिता के भाइयों के बच्चों की तुलना में संपत्ति में वसीयत मिलेगी। शीर्ष कोर्ट ने ये फैसला हिंदू महिलाओं और विधवाओं के हिंदू उत्तराधिकार कानून में संपत्तियों के अधिकारों को लेकर दिया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई हिंदू व्यक्ति बगैर वसीयत किए मर जाता है तो उसकी स्वअर्जित संपत्ति या पारिवारिक विरासत में मिली संपत्ति में बेटी की हिस्सेदारी रहेगी। बेटियों को मृत पिता के भाई के बच्चों की तुलना में संपत्ति में वरीयता दी जाएगी। मृत पिता की संपत्ति का बंटवारा उसके बच्चों द्वारा आपस में किया जाएगा। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने 51 पृष्ठ के फैसले में ये बात कही है। कोर्ट ने अपने फैसले में इस सवाल का भी निपटारा किया है कि क्या संपत्ति बेटी को उसके पिता की मृत्यु पर या किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में पिता के भाई के बेटे को जीवित रहने पर भी हस्तांतरित होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता के स्वअर्जित या पारिवारिक रूप से मिली संपत्ति में किसी विधवा या बेटी का हक न केवल पुराने परंपरागत हिंदू कानूनों में बल्कि विभिन्न न्यायिक फैसलों में भी कायम रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी हिंदू महिला की बगैर वसीयत की मृत्यु हो जाती है तो जो संपत्ति उसे अपने पिता या माता से विरासत में मिली है वो उसके पिता के वारिसों को मिलेगी, यानी उसके भाई बहनों और अन्य लोगों को मिलेगी। जबकि जो संपत्ति उसे अपने पति या ससुर से मिली है वो उसके पति के वरियों यानी खुद के बच्चों और अन्य को मिलेगी। पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकारी कानून की धारा 15(2) जोड़ने का मूल मकसद ये सुनिश्चित करना है कि किसी निसंतान हिंदू महिला की वसीयत किए बगैर मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति मूल स्रोत यानी जिससे उसे मिली है उसकी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि संयुक्त परिवार में रह रहा कोई व्यक्ति अगर वसीयत किए बिना मर जाए तो उसकी संपत्ति पर उसकी बेटी का हक होगा। बेटी को अपने पिता के भाई के बेटों की तुलना में संपत्ति का हिस्सा देने में प्राथमिकता दी जाएगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह की व्यवस्था हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 लागू होने से पहले हुए संपत्ति के बंटवारे पर भी लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्व अर्जित संपत्ति का मालिक कोई हिंदू पुरुष अपनी पत्नी को एक
सीमित संपत्ति देने वाली वसीयत करता है और अगर उसकी पत्नी की रखरखाव समेत सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है तो वो हमेशा के लिए वसीयत की गई संपत्ति की पूर्ण मालिक नहीं बन सकती है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने 50 साल पुराने मामले में ये फैसला सुनाया। साथ ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। हरियाणा के जुंडला गांव निवासी तुलसीराम ने 15 अप्रैल 1968 को वसीयत की थी। अगले साल 17 नवंबर 1969 को उसकी मौत हो गई थी। तुलसीराम ने अपनी अचल संपत्ति को 2 भागों में बांट दिया था। उसने वसीयत में अपनी पहली पत्नी से बेटे और दूसरी पत्नी के नाम आधी आधी संपत्ति कर दी थी। इस बंटवारे में भी अंतर था। उसने अपने बेटे को तो अपनी आधी संपत्ति का पूर्ण मालिक बनाया था, लेकिन पत्नी के नाम सीमित संपत्ति की थी ताकि जीवन भर उसका भरण पोषण होता रहे। तुलसीराम ने ये भी कहा था कि उसकी दूसरी पत्नी के निधन के बाद पूरी संपत्ति पर उसके बेटे का हक होगा। पीठ ने कहा कि इसलिए रामदेवी से संपत्ति खरीदने वालों का भी संपत्ति पर कोई हक नहीं है। उनके पक्ष में बिक्री के दस्तावेज को कायम नहीं रखा जा सकता। अदालत ने कहा कि वसीयत के मुताबिक रामदेवी को सीमित वसीयत के रूप में मिली संपत्ति को बेचने या दूसरे के नाम हस्तांतरण करने का हक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। वन रैंक वन पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन मामले में केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए लागू वन रैंक वन पेंशन या वन रैंक वन पेंशन की नीति को सही ठहराया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा उसे OROP सिद्धांत और 7 नवंबर 2015 को जारी की गई अधिसूचना पर कोई संवैधानिक दोष नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति में 5 साल में जो पेंशन की समीक्षा का प्रावधान है वो बिल्कुल सही है। इसी प्रावधान के तहत सरकार 1 जुलाई 2019 की तारीख से पेंशन की समीक्षा करे। अदालत ने सरकार से सेवानिवृत्त सैनिकों को 3 महीने में बकाया का भुगतान करने के लिए कहा। याचिकाकर्ता भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन या IASM ने सरकार के साल 2015 की वन रैंक वन पेंशन नीति के फैसले को चुनौती दी है। इसमें उन्होंने दलील दी थी कि ये फैसला मनमाना और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये वर्ग के भीतर वर्ग बनाता है और प्रभावी रूप से एक रैंक को अलग अलग पेंशन देता है। केंद्र सरकार ने 7 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन योजना की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि इस योजना की समीक्षा 5 वर्षों में की जाएगी। लेकिन भूतपूर्व सैनिक संघ द्वारा दायर इस याचिका में भगत सिंह कोश्यारी समिति द्वारा 5 साल में एक बार अधिक समीक्षा की वर्तमान नीति की बजाय एक स्वचालित वार्षिक संशोधन के साथ वन रैंक वन पेंशन को लागू करने की मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। एनजीओ को विदेशी फंडिंग के मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी योगदान विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 या FRCA संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। ये कानून भारत में स्थित संगठनों द्वारा विदेशी योगदान को संभालने के तरीके पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि एनजीओ द्वारा विदेशी चंदे की प्राप्ति और उपयोग पर लगाई गई नई शर्तें लागू होती रहेंगी। SBI खाते में ही विदेशी धन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विदेशी धन के हस्तांतरण पर रोक लगाने वाले FCRA संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर फैसला सुनाया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि संशोधनों ने विदेशी धन के उपयोग में गैर सरकारी संगठनों पर कठोर और अत्यधिक प्रतिबंध लगाता है। हालांकि जस्टिस AM खानविलकर, अभय S ओका और सिटी रवि कुमार की बेंच ने माना है कि FCRA मंजूरी के लिए आधार नंबर नहीं दिए जा सकते हैं और कहा कि आवेदकों को इसके बजाय पासपोर्ट पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि विदेशी दान प्राप्त करना पूर्ण या निहित अधिकार भी नहीं हो सकता है। कोर्ट ने ये भी माना कि विदेशी चंदा देश की नीतियों को प्रभावित कर सकता है और राजनीतिक विचारधारा को थोप सकता है और इसलिए उन्हें कम किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आयोजित किया। दरअसल धर्मार्थ गतिविधि एक व्यवसाय है। धर्मार्थ गतिविधि करने के लिए भारत के भीतर योगदान प्राप्त करना अलग तरह से विनियमित किया जा सकता है और किया जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट APN। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी की मेरिट अंतिम पायदान के सामान्य अभ्यर्थी से बेहतर है तो वो सामान्य श्रेणी में सीट पाने का हकदार है। इस परिस्थिति में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग यानी अनारक्षित श्रेणी में सीट की दावेदारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी श्रेणी के उन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में समायोजित करने की आवश्यकता है जो सामान्य श्रेणी के नियुक्त अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में आरक्षित सीटों के लिए ओबीसी उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता था। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप सामान्य श्रेणी में उनकी नियुक्तियों पर विचार करने के बाद आरक्षित सीटों को योगदान के आधार पर अन्य शेष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाना आवश्यक है। न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ सहित सर्वोच्च अदालत के विभिन्न फैसलों पर गौर किया। पीठ ने फैसले पर भरोसा करते हुए आरक्षित श्रेणी के एक उम्मीदवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन की इस अपील को स्वीकार कर लिया कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की सूची में अंतिम उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करने पर सामान्य श्रेणी के कोटे के तहत समायोजित करना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसे उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के तहत विचार करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि 2 उम्मीदवारों आलोक कुमार यादव और दिनेश कुमार जो ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में समायोजित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वो सामान्य श्रेणी के नियुक्त उम्मीदवारों की सूची में अंतिम उम्मीदवार की अपेक्षा अधिक मेधावी हैं और उनकी नियुक्तियों पर आरक्षित श्रेणी के तहत सीटों के लिए विचार नहीं किया जा सकता। साल 2008 में राजस्थान में BSNL में टेलीकॉम टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। अन्य आरक्षित वर्ग के एक अभ्यर्थी ने याचिका दायर कर कहा था कि ओबीसी के 2 अभ्यर्थियों की मेरिट सामान्य श्रेणी में आखिरी पायदान के अभ्यर्थी से अधिक है, इसलिए इन दोनों अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में नियुक्ति होनी चाहिए। उसके बाद जो जगह खाली हो उसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में सजा काट रहे दोषी AG पेरारी वलन को रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के लिए अनुच्छेद 142 के तहत विशेषाधिकार के तहत फैसला दिया है। इस मामले में दया याचिका राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच लंबित रहने पर शीर्ष अदालत ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेरारी वलन की रिहाई की याचिका मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी है। सभी दोषियों की रिहाई का रास्ता खुला हुआ है। बता दें कि पेरारी वलन फिलहाल जमानत पर रिहा है। उसने रिहाई के लिए याचिका डालकर कहा था कि वो 31 साल से जेल में बंद है, उसे रिहा किया जाना चाहिए। 2008 में तमिलनाडु कैबिनेट ने उसे रिहा करने का फैसला किया था, लेकिन राज्यपाल ने मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। तभी से उसकी रिहाई का मामला लंबित था। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि कानूनी और संवैधानिक सवाल यही है कि क्या राज्यपाल कैबिनेट की सम्मति के खिलाफ जा सकते हैं। ये गंभीर मसला है। इससे संघीय ढांचे पर प्रतिगामी प्रभाव हो सकता है। इससे संघीय व्यवस्था नष्ट हो सकती है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। AG पेरारी वलन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का दोषी है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। पेरारी वलन के वकील ने दलील दी थी कि उसने 30 साल से ज्यादा समय जेल में काट लिया है। उसका आचरण सही है और उसे जेल से रिहा किया जाना चाहिए। सितंबर 2018 में तत्कालीन AIADMK कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया था और पेरारी वलन सहित उम्र कैद की सजा याफ्ता सभी 7 दोषियों की समय पूर्व रिहाई का आदेश देने के लिए तत्कालीन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपनी सिफारिश भेजी थी। लेकिन राज्यपाल के फैसला न करने पर पेरारी वलन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ब्यूरो रिपोर्ट APN। रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पैनल की सिफारिशों पर जवाब मांगा है, जिन पर आपत्ति जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम टिप्पणी के साथ सेक्स वर्करों को लेकर सिफारिशों पर केंद्र और राज्यों से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि 8 हफ्ते में उन तमाम सिफारिशों पर जवाब दें जिनमें कहा गया है कि सेक्स वर्करों को क्रिमिनल लॉ में समान अधिकार मिले हुए हैं। अदालत ने कहा कि ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी पेशे के बावजूद इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मीडिया को रेस्क्यू ऑपरेशन की रिपोर्ट करते समय यौन कर्मियों की तस्वीरें प्रकाशित नहीं करनी चाहिए या उनकी पहचान का खुलासा नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने ये निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सेक्स वर्कर्स के अधिकारों पर कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को स्वीकार करते हुए जारी किए। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS बोपन्ना ने स्पष्ट किया कि ये निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक केंद्र सरकार कानून लेकर नहीं आती। यौन कर्मियों पर पैनल की सिफारिशें। सेक्स वर्कर कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। आपराधिक कानून सभी मामलों में आयु और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए। सेक्स वर्कर वयस्क हैं और सहमति से भाग ले रही हैं, तो पुलिस को आपराधिक कार्रवाई से बचना चाहिए। सेक्स वर्कर्स की शिकायत को पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए। वैश्यालय पर रेड के दौरान सेक्स वर्करों को गिरफ्तार या परेशान न किया जाए। स्वैच्छिक यौन कार्य अवैध नहीं है और केवल वैश्यालय चलाना अवैध है। सेक्स वर्कर के बच्चे को मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के लिए एक पैनल का गठन किया था। पैनल ने 3 पहलुओं की पहचान की थी: तस्करी की रोकथाम, यौन कार्य छोड़ने की इच्छा रखने वाले सेक्स वर्कर्स का पुनर्वास और संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अनुसार सेक्स वर्कर्स जो सम्मान के साथ जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में काम करना चाहती हैं। हितधारकों से परामर्श के बाद पैनल ने एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के सभी FIR में मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने जुबैर को 20,000 रुपए की जमानत बांड पेश करने का निर्देश दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और AS बोपन्ना की बेंच ने ये देखते हुए आदेश पारित किया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज इसी तरह के एक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जुबैर को पहले ही जमानत दे दी गई थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का पुलिस को संयम से पालन करना चाहिए। कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ FIR की जांच के लिए यूपी पुलिस द्वारा गठित SIT को भंग करने का आदेश दिया। पीठ ने सभी FIR को एक साथ जोड़ दिया और कहा कि मामले को एक जांच प्राधिकारी यानी दिल्ली पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। यूपी की सभी FIR को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ट्रांसफर करने का निर्देश भविष्य में ट्वीट के आधार पर दर्ज की जा सकने वाली FIR पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जुबैर दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष FIR रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जुबैर भविष्य में इसी विषय पर अपने खिलाफ दर्ज किसी भी प्राथमिकी में अंतरिम जमानत पर रिहा हो जाएगा। पीठ का विचार था कि जुबैर को लगातार हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या PMLA पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि 2018 में कानून में किए गए संशोधन सही हैं। कोर्ट ने धारा 3 धन शोधन की परिभाषा, 5 संपत्ति की कुर्की, धारा 8/4 संपत्ति का कब्जा लेना, 17 खोज और जब्ती, 18 व्यक्तियों की तलाशी, धारा 19 गिरफ्तारी की शक्तियां, धारा 24 सबूत का उल्टा बोझ, धारा 44 विशेष अदालत द्वारा विचारणीय अपराध, धारा 45 संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की वैधता को बरकरार रखा है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के सभी अधिकारों को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी, रेड, समन, बयान समेत PMLA एक्ट में ED को दिए गए सभी अधिकारों को सही ठहराया है।
कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन मामले की सूचना, रिपोर्ट या ECIR को FIR के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। ECIR की कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं है। अदालत ने PMLA अधिनियम की धारा 45 में जमानत के लिए 2 शर्तों या ट्विन रूल्स को भी बरकरार रखा। PMLA के तहत जमानत सुरक्षित करने के लिए कोर्ट को प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी दोषी है या नहीं। गिरफ्तारी के दौरान कारणों का खुलासा करना ही काफी है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी के सामने दिया गया बयान ही सबूत है। ईडी तभी कार्रवाई कर सकती है जब किसी अन्य जांच एजेंसी ने केस दर्ज कर व्यक्ति को आरोपी माना है। बरी होने या अपराध को रद्द करने से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध भी खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने इस सवाल को खुला छोड़ दिया है कि क्या PMLA में 2018 के संशोधन वित्त अधिनियम के माध्यम से लाए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि PMLA अधिनियम में संशोधन को धन विधेयक के रूप में लागू करने के प्रश्न पर 7 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लिया जाना है। कोर्ट ने कहा कि अपराध की आय को छुपाना भी धन शोधन नहीं होगा। केवल दागी धन को वैध ठहराने का कार्य ही दंडनीय है और PMLA के अधीन आता है। ईडी को गैर कानूनी तरीके से पैसे के लेन देन या जमा करने के सबूत देने पड़ेंगे। आरोपों के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी। धारा 17 और 18 PMLA के आधार पर ईडी अधिकारी विधेयक अपराध में प्राथमिकी के अस्तित्व के बिना भी तलाशी ले सकते हैं। धारा 8(4) PMLA के तहत कुर्क की गई संपत्ति का कब्जा अपराध की किसी वैधानिक पुष्टि के बिना लिया जा सकता है, जो आरोपी के बरी होने तक कायम रहेगा। अदालत ने अनुसूचित अपराधों के संबंध में PMLA अधिनियम के तहत सजा की अनुपातिकता के बारे में तर्क को पूरी तरह से निराधार कहते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो करतार सिंह में संविधान पीठ के फैसले के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से देश को गंभीर खतरे के मद्देनजर निकेत ताराचंद शाह की टिप्पणियों से सहमत नहीं हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में PMLA के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थीं। इसमें ईडी की शक्तियों, गिरफ्तारी के अधिकार, गवाहों को सम्मन और संपत्ति जब्त करने के तरीके और जमानत प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। याचिकाएं कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम, NCP नेता अनिल देशमुख और अन्य की ओर से दायर की गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा से निष्कासित हुई नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के ऊपर दर्ज हुई सभी FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी दूसरे राज्य की पुलिस जहां FIR दर्ज हुई है वो जांच के दौरान अपना सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नुपुर के वकील ने याचिका दायर कर सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। नुपुर की तरफ से वकील मनिंदर सिंह ने को बताया कि अभी किसी भी पक्ष ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, राज्यों की तरफ से कौन पेश हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, हमारे आदेश के बाद भी FIR दर्ज हुई। सिंह ने कहा कि इसके बाद 2 FIR दर्ज हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामलों को क्लब कर एक जगह FIR में जांच के जारी रखने के लिए कहेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम सभी FIRs को दिल्ली ट्रांसफर कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस मामले की जांच करेगी और अगर राज्य की पुलिस जहां FIR दर्ज हुई है तो वो जांच के दौरान अपना सुझाव दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल की तरफ से मेनका गुरुस्वामी ने विरोध जताते हुए कहा है कि आरोपी को अधिकार क्षेत्र चुनने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। मनिंदर सिंह ने जवाब में कहा है कि पहली FIR दिल्ली में दर्ज हुई। मेनका ने दखल देते हुए कहा कि पहले सभी FIR दिल्ली ट्रांसफर की मांग एक बार खारिज हो चुकी है। बेहतर हो कि एक संयुक्त SIT गठित की जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने बाद में ये पाया कि सुरक्षा कारणों से याचिकाकर्ता का देश भर में कोर्ट में जाना संभव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।
सर्वोच्च अदालत ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस रमन्ना की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने इस कानून की समीक्षा होने तक आईपीसी की धारा 124A या राजद्रोह कानून के तहत कोई भी नया केस दर्ज करने पर पाबंदी लगा दी है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, मेजर जनरल रिटायर्ड SG बोमबटेकर और टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राजद्रोह कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि राजद्रोह कानून नागरिकों के मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी पर बुरा असर डालता है। कोर्ट ने कानून पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार का निर्देश दिया है। उसने साफ कहा है कि इस धारा के तहत अब कोई नया केस दर्ज नहीं होगा और इसके तहत जेल में बंद लोग कोर्ट से जमानत मांग सकेंगे। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र व राज्यों की भादवी की धारा 124A पर पुनर्विचार और पुनरीक्षण की इजाजत देते हुए कहा कि जब तक ये काम पूरा ना हो कोई नया केस इस धारा में दर्ज नहीं किया जाए। 124A की धारा के तहत ये एक गैर जमानती अपराध है जिसमें दोष सिद्ध होने पर दोषी को 3 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसका आरोपी सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकता और साथ ही उसका पासपोर्ट भी सरकार द्वारा सीज किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेन देन अधिनियम को लेकर बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3(2) असंवैधानिक है। ये धारा स्पष्ट रूप से मनमानी है। कोर्ट ने कहा बेनामी अधिनियम में 2016 में हुए संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने बेनामी संपत्ति के लिए 3 साल की सजा के कानून को निरस्त कर दिया। पुराने मामलों में 2016 के कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम की धारा 3(2) में कहा गया है कि जो कोई भी बेनामी लेन देन में लिप्त है उसे 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बेनामी संपत्ति वो प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो लेकिन नाम किसी दूसरे व्यक्ति का हो। ये संपत्ति पत्नी, बच्चों की हो सकती है। हालांकि जिसके नाम पर इस संपत्ति को लिया गया होता है वो केवल इसका नाम मात्र का मालिक होता है, जबकि असल हक उसी व्यक्ति का होता है जिसने उस संपत्ति के लिए पैसे चुकाए होते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपना काला धन छुपा सकें। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने काले धन के लेन देन को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी को लेकर बेनामी संपत्ति भी सुर्खियों में रहा। इतना ही नहीं, बेनामी संपत्ति के मामलों को कम करने के लिए कई तरह की स्कीम भी बनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के गोरखपुर दंगों के संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा और अन्य आरोपों को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में योगी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये मामला 2007 का है। यूपी सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था कि सबूत नाकाफी हैं। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फरवरी 2018 में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। CJI NV रमन्ना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस CT रवि कुमार की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता परवेज परवाज का कहना था कि तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद 2007 में गोरखपुर में दंगा हुआ था। इसमें कई लोगों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस की सुनवाई बंद करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 मामलों में से 8 मामलों में फैसला आ चुका है। नरोदा ग्राम मामले में ट्रायल आखिरी चरण में है। इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई चलेगी। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस JB पारदीवाला ने 3 न्यायाधीशों की पीठ ने ये ध्यान देने के बाद मामलों को बंद करते हुए कहा कि अदालत ने दंगों से संबंधित 9 मामलों की जांच और अभियोजन के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया था।
इनमें से 8 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है। पीठ ने आदेश में कहा, सभी मामले अब निष्फल हो गए हैं। इस अदालत का विचार है कि इस न्यायालय को अब इन याचिकाओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मामलों को निष्फल होने के रूप में निपटाया जाता है। पीठ ने आगे निर्देश दिया जाता है कि नरोदा गांव के संबंध में मुकदमे को कानून के अनुसार निष्कर्ष निकाला जाए और उस हद तक इस अदालत द्वारा नियुक्त विशेष जाँच दल निश्चित रूप से कानून के अनुसार उचित कदम उठाने का हकदार होगा। बेंच ने नोट किया, जहाँ तक सीतलवाड़ द्वारा प्रार्थना की गई सुरक्षा का संबंध है, उन्हें उचित प्रार्थना करने और संबंधित प्राधिकारी को आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। जब भी ऐसा आवेदन किया जाता है तो इसे कानून के अनुसार निपटाया जाएगा। वकील ने कहा कि उसे सीतलवाड़ से निर्देश नहीं मिला, वो इस समय गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज एक नए मामले में हिरासत में है। पीठ ने सीतलवाड़ को राहत के लिए संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करने की छूट दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु भट्ट की बेंच ने सुनवाई की और तीस्ता सीतलवाड़ को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देते हुए कहा कि तीस्ता को जल्द से जल्द संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय कर जमानत दे। तीस्ता को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया और कहा कि तीस्ता जांच में सहयोग करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सिर्फ अंतरिम बेल पर मामले पर विचार किया है, हमने मेरिट पर कोई राय नहीं दी है। हाई कोर्ट मेरिट पर स्वतंत्रता से विचार करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगा। ये फैसला मामले के इस तथ्य कि वो एक महिला है, इसका असर मामले के दूसरे आरोपियों पर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि ये ट्रायल कोर्ट के लिए खुला होगा कि वो जमानत के लिए बॉन्ड के लिए कैश पर विचार करे, लोकल श्योरिटी पर जोर न दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक महिला है जो 2 महीने से हिरासत में है। जो मामला है वो 2002 से 2010 के बीच के दस्तावेज का है। जांच मशीनरी को 7 दिनों तक उससे हिरासत में पूछताछ का मौका मिला होगा। रिकॉर्ड में मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए हमारा विचार है कि हाई कोर्ट को मामले के लंबित रहते समय अंतरिम जमानत पर विचार करना चाहिए था। गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सही तौर पर मामला उठाया कि हाई कोर्ट ने इतना समय क्यों लगाया। मैंने सरकारी वकील से विस्तार से बात की। हाई कोर्ट ने इस मामले में वही किया जो आमतौर पर मामलों में करता है। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त को हाई कोर्ट के पास 168 केस लगे थे। तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले से 1 हफ्ते पहले 124 मामले थे। इस आदेश की तारीख को 168 मामले थे। गुजरात हाई कोर्ट के सीजे ने ऑटो लिस्ट पद्धति शुरू की है, जहां जमानत आवेदनों में कुछ दस्तावेज आदि दायर किए जाते हैं। जेल में बंद व्यक्ति को पता नहीं होता, इसलिए ऑटो सूची मदद करती है। सीजेआई ने कहा कि आपने जो दिया उसमें मुझे एक भी महिला से जुड़ा मामला नहीं मिला। तुषार ने कहा कि तीस्ता के लिए मेरे पास कम से कम 28 मामलों की सूची है, जहां इसी जज ने 2 दिनों के भीतर जमानत दे दी। याचिकाकर्ता ने पूरे राज्य को, राज्य के हर गणमान्य व्यक्ति को बदनाम किया है, उसके लिए कोई भी भरोसेमंद नहीं। सीजेआई ने कहा कि इस समय इस अदालत के समक्ष खुद को तथ्यों तक सीमित रखें। तुषार मेहता ने कहा, मुझे यह कहने का निर्देश है कि जज ने 30-40 मामलों का निपटारा किया है, यही सिस्टम है, अपवाद न बनाएं। अदालत का सवाल था कि अदालती फैसलों के अलावा एफआईआर में और कुछ नहीं है। दोनों प्रदर्शित करते हैं कि यह सच नहीं है, कुछ मकसद था, कुछ साजिश। हमारे पास दिखाने के लिए कुछ सामग्री है। एसआईटी की एक रिपोर्ट में एसआईटी ने बताया कि 21 मामलों में वो कहते हैं कि हम जांच करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के सामने गवाह के बयान रखने पर गुजरात सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि ये बयान
सील कवर में होते हैं। ये मजिस्ट्रेट के पास होने चाहिए। आपको ये बयान कैसे मिले? ये मजिस्ट्रेट कोर्ट की कस्टडी में होने चाहिए। ये कोर्ट से कोर्ट आने चाहिए। तुषार मेहता ने कहा, हमने कोर्ट से आग्रह किया था और इसके बाद कोर्ट ने जांच अफसर को दिए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में रखे जा सकें। मेहता ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट से साफ है कि सबूत के नाम पर तीस्ता ने जो कुछ भी दिया उसमें से काफी मनगढ़ंत था। ये भूलवश नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। ये कोर्ट से बाहर तैयार कराया गया था। तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा कुल 8 करोड़ जमा किए गए, जिसमें से शराब दुबई की दुकानों से खरीदारी हुई। ऐसा नहीं है कि बिना सबूत का मामला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए? सीजेआई ने कहा कि आपको तीस्ता से हिरासत में पूछताछ में क्या मिला? सीजेआई ने कहा, कितने दिन की पुलिस हिरासत थी? तुषार ने कहा 7 दिन की। वो काफी चतुर महिला है, उसने किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा, 124 लोगों को उम्र कैद हुई है। ये कैसे कह सकते हैं कि गुजरात में कुछ नहीं हुआ? ये सब एक उद्देश्य के लिए है। ये चाहते हैं कि तीस्ता ताउम्र जेल से बाहर न आए। कि 20 साल से सरकार क्या करती रही? ये हलफनामे 2002-2003 के हैं, तो ये जालसाजी कैसे हो गए? सुनवाई के बाद अदालत ने हाई कोर्ट को तीस्ता की अंतरिम जमानत देने को कहा। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्त तय कर अंतरिम जमानत दे, बाद में जमानत पर फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। शिवसेना चुनाव चिन्ह मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे ग्रुप को दिया है झटका। कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी को किया खारिज। बहस के दौरान उद्धव ठाकरे की तरफ से वकील कपिल सिब्बल पक्ष ने कहा, 10वीं अनुसूची के अनुसार अलग हुए लोग मूल राजनीतिक दल के सदस्य बने हुए हैं और 10वीं अनुसूची दल के विभाजन की अनुमति नहीं देती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें अब ये देखना है कि जो कुछ हुआ वो स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के दायरे में है या नहीं। इसके अलावा चुनाव चिन्ह के संबंध में चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के दायरे को भी जानना चाहते हैं। सिब्बल ने सवाल उठाया कि जब मामला अदालत में है और विधायक एक दल से संबंधित है, यदि वह उससे अलग होते हैं तो उसी दल को नियंत्रण में कैसे ले सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि दूसरे पक्ष का कहना है कि 1.5 लाख हलफनामा दिखाते हुए दावा किया गया था कि वो ही मुख्य गुट है। सिब्बल ने कहा कि पार्टी द्वारा व्हिप भी नियुक्त किया जाता है और व्हिप कहता है कि आपको स्पीकर के पद के लिए वोट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल ये है कि अयोग्यता के मामले का इलेक्शन सिंबल को लेकर की गई मांग पर क्या असर पड़ेगा। सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि एक पॉइंट ये है कि अगर हम उनकी अयोग्यता को लेकर कोर्ट गए तो उनके पास 10वीं अनुसूची के तहत सिर्फ एक उपाय बचता है, वो विलय का ही विकल्प है। ऐसा न होने के बावजूद अब शिंदे ग्रुप चुनाव आयोग में जाकर कहना चाहता है कि वो असली पार्टी है। वहीं सिंघवी ने कहा कि आप शिवसेना छोड़ दें, लेकिन आप शिवसेना का भरोसा नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप शिवसेना होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा, आप दोनों परिस्थितियों को हासिल नहीं कर सकते, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। शिंदे गुट की ओर से नीरज किशन कौल ने पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल के सदस्य की अयोग्यता का और चुनाव आयोग में चल रहे चुनाव चिन्ह की कार्यवाही का कोई संबंध नहीं है। साथ ही ऐसे कथित अयोग्य लोगों को वोट देने की भी अनुमति है। कौल ने कहा कि हमारी याचिका में स्पष्ट दलीलें हैं कि शिवसेना कौन है, चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में ये तय करना है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पार्टी में अलगाव की पूरी अवधारणा 10वीं अनुसूची से अलग है। 10वीं अनुसूची के तहत विलय स्पष्ट तौर पर एक व्यवस्था है। कौल ने कहा, चुनाव आयोग को किसी भी स्थिति से निपटने के अपने अधिकार हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंबल के मामले में चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है। वहीं मनिंदर सिंह ने कहा कि फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे का सीएम पद से इस्तीफा देना ही अकेले ही सदन का विश्वास खोने का निर्णायक सबूत था कि उनके पास बहुमत नहीं था। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से महेश जेठमलानी ने कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता एक अनिवार्य प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें अयोग्यता की कोई अवधारणा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अयोग्यता का कोई प्रश्न सामने आता है तो उस पर स्पीकर का निर्णय होता है।
महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पार्टी के भीतर बोलने की स्वतंत्रता है, वह अध्यक्ष तय करेगा। हालांकि वो राजनीतिक दल के सदस्य बने रहेंगे क्योंकि पार्टी से कोई अयोग्यता साबित नहीं हुई है। एसजी ने कहा कि चुनाव आयोग की इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वह स्पष्ट करता है कि असली शिवसेना कौन है। आयोग को आगे कदम बढ़ाने देना चाहिए, इसीलिए चुनाव आयोग को इस पर फैसला लेने दें। चुनाव आयोग की ओर से अरविंद दातार ने कहा, क्योंकि हम राज्य विधानसभा की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने आप को अनुच्छेद 191 तक सीमित रखूंगा, क्योंकि अनुच्छेद 191 के तहत चुनाव आयोग की भूमिका 10वीं अनुसूची से बिल्कुल अलग है। दातार चुनाव आयोग स्पीकर की तुलना में स्वतंत्र और अलग तरीके से काम करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्यता चुनाव आयोग की सिफारिश पर आधारित है और ये सिर्फ 10वीं अनुसूची द्वारा लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मतलब सिर्फ विधायक और विधायक दल ही नहीं होते, इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो विधानसभा सदस्य नहीं होते हैं। दातार ने कहा कि शिंदे गुट की तरफ से चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल कर पार्टी पर दावा करने की मांग से 10वीं अनुसूची का उल्लंघन नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी MTP एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में सभी महिलाओं को गर्भपात चुनने का अधिकार है। अदालत ने कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी MTP एक्ट के तहत गर्भपात कराने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अर्थ ये है कि अब अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3B का विस्तार दिया है। सामान्य मामलों में 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भ के अबॉर्शन का अधिकार अब तक विवाहित महिलाओं को ही था। भारत में गर्भपात कानून के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं में भेद नहीं किया गया है। गर्भपात के उद्देश्य से रेप में वैवाहिक रेप भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार को मिटाते हुए अपने फैसले में कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से अविवाहित महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन की स्वायत्तता, गरिमा और गोपनीयता का अधिकार एक अविवाहित महिला को ये हक देता है कि वह विवाहित महिला के समान बच्चे को जन्म दे या नहीं। अदालत ने कहा कि 20 से 24 हफ्ते के बीच का गर्भ रखने वाली सिंगल या अविवाहित गर्भवती महिलाओं को गर्भपात करने से रोकना, जबकि विवाहित महिलाओं को ऐसी स्थिति में गर्भपात करने की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 14 की आत्मा का उल्लंघन होगा। अदालत ने कहा कि किसी कानून का लाभ संकीर्ण पितृसत्तात्मक रूढ़ियों के आधार पर तय नहीं करना चाहिए, इससे कानून की आत्मा ही खत्म हो जाएगी। अदालत ने MTP या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की व्याख्या करते हुए कहा कि एक महिला की वैवाहिक स्थिति उससे एक अवांछित गर्भ को खत्म करने के अधिकार को नहीं छीन सकती है। महिला चाहे विवाहित है या फिर अविवाहित, उसे MTP एक्ट के तहत 24 हफ्ते तक के गर्भ का गर्भपात कराने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि गर्भपात का उद्देश्य स्थापित करने के लिए रेप में वैवाहिक रेप भी शामिल है। अदालत ने कहा कि आधुनिक समय में कानून इस धारणा को छोड़ रहा है कि विवाह व्यक्तियों के अधिकारों के लिए एक पूर्व शर्त है। MTP अधिनियम को आज की वास्तविकताओं पर विचार करना चाहिए और पुराने मानदंडों से बंधा नहीं होना चाहिए। कानून को स्थिर रहना चाहिए और इसे बदलते हुए सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस मामले में दोनों ही जजेस की राय अलग अलग रही। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस पूरे मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बैन के खिलाफ अपील को खारिज किया, तो वहीं दूसरे जज सुधांशु धूलिया की पीठ ने उनसे उलट राय जाहिर की, क्योंकि इस मामले में जजेस की राय एक नहीं है, इसलिए केस को CJI के पास भेजा गया है। अब CJI तय करेंगे कि 3 जजेस की बेंच सुनवाई करेगी। फिलहाल कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में लगा हिजाब पर बैन बना रहेगा।
जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 26 अपीलों को खारिज किया। हालांकि उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कॉलेज मैनेजमेंट छात्रों के यूनिफॉर्म पर या हिजाब पहनने को लेकर कोई फैसला कर सकता है? क्या सरकारी आदेश शिक्षा तक पहुंच के उद्देश्य को पूरा करता है? मेरे हिसाब से जवाब अपीलकर्ता के खिलाफ है। पीठ के दूसरे सदस्य सुधांशु धूलिया की राय अलग रही। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अपने फैसले में राज्य सरकार के आदेश को खारिज करते हुए हिजाब पहनने पर लगी रोक को हटा दिया। जस्टिस धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है। मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि शिक्षा के संबंध में इस तरह का प्रतिबंध लगाकर क्या हम छात्राओं के जीवन को बेहतर बना रहे हैं? उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए कहा कि विवाद के लिए आवश्यक धार्मिक अभ्यास की पूरी अवधारणा की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया। जस्टिस धूलिया ने कहा कि ये दरअसल पसंद और अनुच्छेद 14 और 19 का मामला है। ये पसंद का मामला है, ना ज्यादा और ना ही कम। जस्टिस धूलिया ने कहा कि उनके मन में सबसे बड़ा सवाल बालिकाओं की शिक्षा को लेकर था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर प्रदेश सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी संरचना की उम्र, लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने के लिए इस वैज्ञानिक जांच की मांग की थी। जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश देने की अपील की गई थी। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने ये मांग खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में कुल 58 लोगों को एंट्री दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कथित शिवलिंग मिलने की जगह को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। इसका हवाला देते हुए जिला कोर्ट ने कार्बन डेटिंग या अन्य वैज्ञानिक पद्धति से जांच की मांग खारिज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िताओं पर होने वाले 2 फिंगर टेस्ट पर नाराजगी जताई है। 2013 में बैन के बावजूद यौन उत्पीड़न पीड़ितों के 2 फिंगर टेस्ट का अभ्यास जारी रखने पर नाराजगी जताई और कहा 2 फिंगर टेस्ट फिर से पीड़िता को आघात पहुंचाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि बलात्कार के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट करने वाले व्यक्तियों को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन सामग्री से 2 फिंगर टेस्ट को हटाने का आदेश दिया है और कहा कि बलात्कार पीड़िता की जांच की अवैज्ञानिक आक्रामक तरीके से करने से यौन पीड़ित महिला को फिर से आघात पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 फिंगर टेस्ट इस पितृसत्तात्मक सोच पर आधारित है कि यौन रूप से सक्रिय महिला से रेप नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी करने के हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया है और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक मामले में फैसला सुनाते हुए एक दोष सिद्धि को बहाल करते हुए 2 फिंगर टेस्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, पीड़िता के यौन इतिहास के साक्ष्य मामले के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में 2 फिंगर टेस्ट को असंवैधानिक माना था और कहा था कि ये टेस्ट नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट में इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। पीठ ने 4 अलग अलग निर्णय दिए हैं। 5 जजों की बेंच में 3 जजों जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी
और जस्टिस JB पारदीवाला ने EWS आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया, जबकि चीफ जस्टिस UU ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS आरक्षण पर अपनी असहमति जताई है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला ने EWS आरक्षण के फैसले को सही ठहराया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने अपनी राय सुनाते हुए कहा कि सवाल बड़ा ये था कि क्या EWS आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है? क्या इससे SC, ST, OBC को बाहर रखना मूल भावना के खिलाफ है? उन्होंने कहा कि EWS कोटा संविधान का उल्लंघन नहीं करता। EWS आरक्षण सही है। ये भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा, मैंने जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की राय पर सहमति जताई है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण कोई अंतिम सीमा रेखा नहीं है, ये तो शुरुआत है सबको समान बनाने की। न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी ने भी एक अलग फैसले के माध्यम से न्यायमूर्ति माहेश्वरी के साथ सहमति व्यक्त की। उन्होंने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य लोगों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सक्षम करने वाले संशोधन को संसद द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने आरक्षण की अवधारणा पर फिर से विचार करने का भी सुझाव दिया। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला ने EWS को बरकरार रखते हुए अपने फैसले में अनिश्चित काल के लिए आरक्षण को समाप्त करने की वकालत की। न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने अपनी असहमति वाले फैसले में कहा कि संशोधन हमें ये विश्वास करने के लिए भ्रमित कर रहा है कि सामाजिक और पिछड़े वर्ग का लाभ पाने वालों को किसी तरह बेहतर स्थिति में रखा गया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की अनुमति है, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को EWS से बाहर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और ये उनके साथ भेदभाव के समान है। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में लंबित ट्रांसफर याचिकाओं का जल्द निपटारा होगा। इसकी जानकारी शुक्रवार को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दी। उन्होंने बताया, फुल कोर्ट मीटिंग में सभी जजों की सहमति से ये फैसला लिया गया है। प्रत्येक पीठ हर दिन 10 जमानत याचिकाओं और 10 स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। 13,000 से अधिक स्थानांतरण मामले वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित 13,000 ट्रांसफर याचिकाओं के जल्दी निपटारे के लिए रोजाना कोर्ट की हर बेंच 10 ट्रांसफर याचिकाएं सुनेगी। साथ ही रोजाना हर कोर्ट 10 जमानत याचिकाओं की सुनवाई करेगा। CJI DY चंद्रचूड़ ने कोर्ट में जानकारी दी। कोर्ट में रोजाना 13 बेंच रोज मुकदमे सुनती हैं। बेंच ने कहा कि अगर प्रत्येक बेंच हर दिन 10 ट्रांसफर केस लेती हैं, तो अब 13 बेंच हर दिन 130 मामले और प्रत्येक सप्ताह 650 मामलों का निपटारा कर सकेगी। इसके बाद कुल मिलाकर 5 सप्ताह के अंदर विंटर वेकेशन से पहले सभी ट्रांसफर याचिकाओं को निपटा लिया जाएगा। CJI ने कहा कि हर रोज 20 जमानत और ट्रांसफर याचिकाओं की सुनवाई के बाद बेंच नियमित मामलों को देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। जस्टिस KM जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और CT रविकुमार की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान को अंगीकार हुए 72 साल हो गए, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं है। अभी तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। हमारी नीति लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र में चुनाव के जरिए सरकारें बदलती है। ऐसे में पारदर्शिता और शुद्धता गहराई से जुड़े हुए हैं और ये संविधान का मूल ढांचा है। सरकार बताए कि इस पर उसकी क्या राय है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसे चरित्र का होना चाहिए जो खुद पर बुलडोजर नहीं चलने देता। इस दौरान संवैधानिक पीठ ने पूर्व चुनाव आयुक्त दिवंगत TN शेषन का भी जिक्र किया। पीठ ने कहा कि TN शेषन जैसा व्यक्ति कभी कभी होता है। कोर्ट ने कहा कि आयुक्त को स्वतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उसका चयन सिर्फ कैबिनेट की बजाय उससे कहीं ज्यादा बड़ी बॉडी की ओर से हो।
राजनीतिक नेता बातें तो करते रहे हैं, पर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में संवैधानिक चुप्पी का फायदा उठाया जा रहा है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 324(2) में CEC ECS की नियुक्ति के लिए कानून बनाने की बात कही गई। पीठ ने कहा कि संविधान की चुप्पी का सभी ने फायदा उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ तक कि संस्थान के मुखिया के तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो खंडित कार्यकाल होता है, उसमें वो कुछ ठोस नहीं कर पाते। 2004 के बाद मुख्य चुनाव आयुक्तों की लिस्ट देखी जाए तो ज्यादातर ऐसे हैं जिनके 2 साल से ज्यादा का कार्यकाल भी नहीं है। पीठ ने कहा कि इसके साथ ही सरकार ये भी जानती है कि जिनको वे आयुक्त और मुख्य आयुक्त नियुक्त कर रही है, वो प्रावधान के मुताबिक अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में CEC स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते हैं। इस पर सरकार अपना रुख कोर्ट को बताए। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हम ये साफ देख सकते हैं कि यूपीए की सरकार रही हो या अभी की सरकार, यही हो रहा है और लगातार हो रहा है। CEC अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में जोरदार विरोध किया। ये सुनवाई कोर्ट ने भविष्य में कॉलेजियम सिस्टम के तहत CEC और EC की नियुक्ति की प्रक्रिया पर 23 अक्टूबर 2018 को दायर की गई एक याचिका पर की है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र एक तरफा चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक लोक सेवक को प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। बेंच ने कहा कि घूस की मांग और घूस लेने का सबूत अगर दस्तावेज मौखिक रूप से नहीं मिलता तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी दोष सिद्धि के लिए काफी है। जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामासुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना की 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मृत्यु या अन्य कारणों से शिकायतकर्ता का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न होने पर भी PC अधिनियम के तहत लोक सेवक को दोषी ठहराया जा सकता है। रिश्वत की मांग परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्षात्मक साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध की जाती है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ताओं के साथ साथ अभियोजन पक्ष को भी ईमानदार प्रयास करना चाहिए ताकि भ्रष्ट लोक सेवकों को सजा दी जा सके और उन्हें दोषी ठहराया जा सके, ताकि प्रशासन और शासन भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। पीठ ने ये भी कहा कि इस फैसले और इसके लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में कोई विरोधाभास नहीं है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधित विधेयक 2018 में रिश्वत देने वाले को भी इसके दायरे में लाया गया है। इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और ईमानदार कर्मचारियों को संरक्षण देने का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी नगर निकाय चुनाव पर योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि यूपी में निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराए जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जारी की गई अधिसूचना को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकता है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश में किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य मानी जाएंगी। अगर सरकार या निर्वाचन आयोग अभी चुनाव कराता है तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को जनरल मानकर चुनाव होगा, जबकि SC/ST के लिए आरक्षित सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए। सरकार ट्रिपल T फार्मूला अपनाए, इसमें समय लग सकता है। ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण ही तुरंत चुनाव करा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये था 2022 के वो तमाम अहम फैसले जो भारत के 140 करोड़ जनता की जिंदगी पर असर डालते रहे। इनमें से कई फैसले
नजीर बने, तो कई ऐतिहासिक फैसले ऐसे रहे जिनके सामने आने के बाद तरह तरह की बहस भी शुरू हुई। न्यायपालिका ने न्याय की पहुंच को और अधिक बढ़ाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी और न्याय जन संधारण तक सुलभ करने में किस तरह से तमाम कोशिशें की गईं, वो सब कुछ हमारे सामने रहा। अब नजर 2023 में रहेगी, जहां कई बेहद अहम मसले संवैधानिक बेंचों के सामने रहेंगे। साथ में सरकार और न्यायपालिका के रिश्ते पर भी नजर रहेगी, जो कि नाजुक दौर से गुजर रही है। अदालती फैसलों के राउंड अप को हम यही समाप्त करते हैं और आपको एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत बधाई। आप देखते रहिए APN। नमस्कार।